वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और बाजारों की चर्चा करें तो उठापटक बिल्कुल जारी है। एक वही सीमित दायरे का कारोबार हमको बाजारों में पिछले 3 सेशन से देखने को मिल रहा है, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स। इस समय निफ्टी में करीबन 22 अंक की गिरावट है, और वही सेंसेक्स इस समय करीबन 42 अंक नीचे कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत हल्कापन आज देखने को मिल रहा है, लेकिन आईटी में थोड़ा बहुत सुधार है। एचसीएल टेक के नतीजे के बाद एचसीएल का काउंटर करीबन 3% ऊपर कामकाज करते हुए थोड़ी बहुत रिकवरी हमको आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कितनी बरकरार रह सकती है ये रिकवरी और मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुट चुके हैं, मिस्टर समीर दलाल नटवरलाल एंड सन्स, स्टॉक ब्रोकर से, एंड मिस्टर हेमन कपाडिया, सीनियर वीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटी किया चौकसी स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो रिसर्च हेड है जागरण बिजनेस के। पहले विवेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज की मेजर ट्रिगर्स, मेजर न्यूज इवेंट्स क्या। थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर हम देखें तो कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। कारण था कि टेस्ला के रिजल्ट्स भी वीक थे, और जिस तरह की उनकी कमेंट्री थी वो भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं थी, जिसकी वजह से स्टॉक में करीब 10% की गिरावट देखने के लिए मिली। अगर हम देखें तो अमेरिका में अब दूसरा संकट भी जा रहा है, वो है उनकी जो डेट सीलिंग का जो प्रॉब्लम है वो अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहां पर जो 5 ईयर क्रेडिट डिफॉल्ट है इसका स्प्रेड करीब 50 बेसिस पॉइंट्स के पार हो गया, और टी-बिल यील्ड 22 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉइंट बनता जा रहा है। साथ ही अगर देखें तो यूक्रेन से जो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट है वो 50% गिरने की आशंका है, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा सोइंग नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन कम हो रहा है। साथ ही अगर देखें तो कमोडिटी कीमतों में लेकिन गिरावट देखने के लिए मिली। एफआईज ने लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों में बिकवाली की, और कल का जो क्वांटम था वो थोड़ा हैवी था, करीब 1100 करोड़ से ज्यादा का था। साथ ही बेंगलुरु में जो रेंट है वो 20 से 100% तक बढ़ गए हैं पिछले एक साल में। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक आए एज कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनीज। उनकी जो कमेंट्री थी या जो उनकी गाइडेंस थी वो थोड़ी बेहतर थी, जिसकी वजह से हमने आज एक आईटी सेक्टर में रिबाउंड होते हुए देखा। साथ ही कुमार मंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में करीब 2 साल बाद वापस आए हैं, तो ये एक अच्छी खबर, जिसकी वजह से आज काउंटर में करीब 10% का जंप दिखाई दे रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून समीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। समीर, पहले तो आईटी पे ही बात करेंगे। इन्फोसिस ने बहुत निराश किया, टीसीएस से नतीजे एज एक्सपेक्टेड थे, लेकिन एचसीएल टेक ने आज जब कल जो शाम को नतीजे घोषित किए वो थोड़ा बहुत आज सहारा दिए हुए पूरे आईटी स्पेस को। साइंस टेक्नोलॉजीज के भी काफी अच्छे नतीजे आए। क्या मानते हैं आप आईटी स्पेस में जो हम एक डिफरेंस देख रहे हैं बिटवीन द bellwethers and the second rung companies, आप उसे क्या व्यू हासिल कर रहे हैं सर? पहले तो मैं यही कहूंगा कि आई डोंट थिंक इन्फोसिस, यस नंबर्स थोड़े सबड्यूड थे, पर ऐसा इतना कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं था कि the stock needed to fall by 10% and people started downgrading it. Expectation ही था कि IT is going to face a little bit of a slowdown and a challenge, क्योंकि biggest revenue streams जो है US market that is slowing down, and second we also knew कि जब वो banking problem आया तो banks will curtail some of their future spends, तो वो expected था। Probably जो expected नहीं था was कि they will start cutting it right away, maybe 1 quarter down, 2 quarter down expectation था, so that maybe took the market by a little bit of surprise. अभी if we actually look at it, IT continues to be very robust on cash flows, or they are not talking of degrowth in their book in any which way. They're still talking of growth, but low single digit growth, right? Right. So right. When companies are growing on such large bases, when these are very highly profitable businesses, cash-rich businesses, और जो margin pressure भी आया था because of increasing cost, that is coming under control because employees are not able to move, attrition is coming under control. So I don't think we need to paint a very pessimistic picture. I still believe, my personal view is, I mean, I'm bullish on IT, we've been bullish on IT, and we've not been underweight IT, we've been equal weight to maybe even slightly overweight in a lot of times in IT. So slight bias शायद रहेगा, but I believe the IT sector is still something to invest in. Opportunity अभी भी quite large है. Now the second question जो आपका था, what is about the differentiation between the large cap and the mid cap?
the larger players and the smaller mid-sized players. So larger players cater to a lot more banks in the US, and which is why what we are seeing is some amount of slowdown. But जब spending growth वापस आएगा, what we will see is कि वहां पे भी the larger players will be able to capture that growth faster. Plus larger players में digital innovation, cloud technologies, IA, ये सब जो हो रहा है, data analytics, जो larger players, they will be able to capture more of that business and grow that profitability much more than some of the mid cap players. तो जो valuation gap होते थे large cap और mid cap में, वो actually compress हुए. So I believe they will again go back. Over time, it will again become कि larger cap players will trade at a slight premium to the mid cap players. तो if you are getting some of ये larger cap players आपको मिल रहे discounted prices पे, fair valuation, I'm not saying valuation सस्ते है, but fair valuation पे, तो these are good investments to make from a 2 to 3 year point of view. हाँ, is the next 1 quarter or 2 quarter number still going to be subdued? हाँ, very possible कि they will be subdued. But if you take a long-term view in IT, I think there is a good investment opportunity still. Very good afternoon, Hemen sir, and thank you so much for joining in. Hemen sir, 17,600 holding on Nifty. Setup कैसा लग रहा है आपको? Very good afternoon, Gitu ji. Thank you for having me on the show. लास्ट टाइम बात हुई थी, अप्रैल अच्छा जाने वाला था गीतू जी मार्केट्स के लिए, और अभी भी अच्छा ही है. 1000 पॉइंट की तेजी है. नेचुरल है कि ये थोड़ा टाइम प्राइस करेक्शन कंसोलिडेट करे, और अगर आप देखेंगे 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद भी 17,600 पे लटक रहा है, डिसिसिवली टूटा नहीं है. 17,550, 17,430 तो पॉसिबल सपोर्ट लेवल्स है गीतू जी. तो हाँ, व्हाट कुड आल्सो हैपन कि 2-4 दिन मार्केट यहाँ पे और कंसोलिडेट करे, थोड़ा अप डाउन करे, कोई बड़ी मूवमेंट्स नहीं आएगी. बैंक निफ्टी की बात करें तो वंस अगेन बहुत ही फ्लैट है, लेकिन करेक्शन जरूर एंटर हो चुका है, मार्केट करेक्शन में एंटर हो चुका है. तो अभी भी और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है गीतू जी, तो वन गेट्स द फीलिंग दैट यहाँ पे 2-4 दिन साइडवेज मूवमेंट है. लेकिन आपका क्वेश्चन था अंडर करंट, यस एब्सोल्युटली. अभी भी आई थिंक मे सेकंड वीक तक इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट. तो सिलेक्टिवली जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, तो अगर 100-150 पॉइंट निफ्टी यहाँ से घटता है, आई थिंक लेना चाहिए गीतू जी. गुड आफ्टरनून समीर सर. अगर हम देखें तो सर रिलायंस के आज रिजल्ट्स हैं, एक बार उस पर पहले नजर डाल लेते हैं. रिलायंस के रिजल्ट्स तो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग नहीं लग रहे हैं इस बार. अगर हम देखें तो रेवेन्यू में करीब 1% का ही जंप एक्सपेक्टेड है. 2,07,000 करोड़ से बढ़कर करीब 2,08,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है. साथ ही अगर प्रॉफिट में देखें तो कोई ग्रोथ नहीं है. 16,200 करोड़ लास्ट टाइम था, और 16,200 करोड़ की रेंज में इस बार भी देखने के लिए मिलेगा. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो रहेगा कि इनके एक तो जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, इसमें कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है. साथ ही रिटेल और टेलीकॉम की तरफ से जो कमेंट्री होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी. सर कैसे देख रहे हैं रिलायंस को? पहले तो रिलायंस के रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन में आई थिंक ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ है, आई डोंट थिंक वी शुड होप. केमिकल्स बिजनेस में मार्जिन्स हैव कम अंडर प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड, और काफी ऐसे केमिकल्स है जहां पे रिलायंस को भी जो प्रीवियस मार्जिन्स मिलते थे वो नहीं मिलने वाले ये क्वार्टर में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पार्शियली सबड्यूड क्वार्टर coming in from the oil to chemical business, and don't be surprised if it surprises on the negative surprise आएगा रिलायंस के oil to chemical business. अभी Jio will continue to be a positive kind of growth momentum because वो growth story है. ARPUs थोड़े बढ़ रहे, not बढ़ रहे, but they are remaining stable to a marginal increase. And what you're seeing, जैसे subscriber base बढ़ते जाता है, you are able to grow your profitability. तो Reliance Jio business will be relatively decent. जो उनके रिटेल बिजनेस में भी है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ अ नेगेटिव सरप्राइज, क्योंकि जहां पे भी हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्लो डाउन इन कंजम्पशन. और एक्चुअली वी नो कपल ऑफ द पीपल हु आर सप्लाइंग गुड्स टू द रिलायंस रिटेल बिजनेस, और वहां पे काफी टाइम से फ्रॉम द लास्ट 1.5 months डिले इन पिकअप ऑफ गुड्स हुए हैं. दे हैव एक्चुअली डिलेड पेमेंट्स टू सम ऑफ दीस वेंडर्स ऑफ theirs. So I'm not expecting very major positivity right now in the near term from the Reliance retail business also.
So I feel that Reliance is actually going to surprise on the results on the slight bit of a negative side, given the talk that we've been having across the board with some of the chemical players and some of their retail vendors and things like that. So be prepared for a slight negative, but is it a question of 1 quarter, 2 quarters? Yes, I think it is a question of 1 or 2 quarters where they will probably see this pain. फिर जैसे the Indian economy starts seeing an uptick, तो Reliance Retail जिसका reach सबसे largest है, they have catering across the board from high-end value to absolute, mass market products. So I believe that they will be able to rebound, but in the next 3 to 6 months, again, Reliance is not, वो इतने अच्छे result नहीं देंगे. Valuations भी थोड़े, I'm not saying they're cheap or expensive, but they're on the fair side. If you go to see historically, जो oil to chemical business है, valuations have always traded lower because commoditized business to a large extent. The valuation जो increase हुआ Reliance में is because of the retail business, telecom and B2C business of telecom and retail. If retail starts slowing down, valuations may come under some amount of correction. So expect a small correction in Reliance. I won't be surprised if the stock can correct by 5%, 7% from the current levels. Good afternoon, Hemen sir. Hemen sir, अगर देखें तो फुट especially अगर Liberty देखें, I think there's some technical disturbance. Hemen sir, I think Vivek का question जो था वो footwear sector पे था. आज Liberty, Mirza International इन stocks में तेजी देखने को मिल रही है. So charts देखें. खादिम पे तो कल 20% की सर्किट लग गई थी गीतू जी. लिबर्टी लेकिन एक रिलैक्सो है, बाटा भी एफएनओ है, बाटा भी थोड़ा चला है. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू रिलैक्सो लुक्स इंटरेस्टिंग. एक्चुअली सभी में सडनली मोमेंटम आया गीतू जी, लेकिन रिलैक्सो रिलेटिवली टेक्निकली चीप है, बॉटम से पास में है और काफी लंबी गिरावट हुई है. वीकली चार्ट पर थोड़े टेक्निकल पॉजिटिव दिख रहे हैं, इंडिकेटर्स क्रॉस ओवर बाय हुए हैं और एक बेस फॉर्मेशन है. तो आई थिंक जितने भी स्टॉक्स है गीतू जी, दे आर बाटा, रिलैक्सो, लिबर्टी सभी अच्छे लग रहे हैं. खादिम, लेकिन मिर्जा इंटरनेशनल, सुपर हाउस, लेकिन मेरे हिसाब से रिलैक्सो रिलेटिवली सेफ है. व्हाट आई मीन टू से, स्टॉप लॉस इज क्लोजर देन बाकी के जो स्टॉक्स है गीतू. समीर जी, अभी बैंकिंग स्पेस से रिजल्ट्स कुछ खास आए नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है दिस इज द स्पेस व्हिच इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. काफी अच्छा क्वार्टर रहा. हालांकि क्रेडिट ऑप्टिक्स के आंखों में थोड़ा बहुत धीमापन आना अब साफ दिख रहा है, पर स्टिल they are holding up. So what is your take on the banking space right now? Will you be with the private or PSU? Differentiation between private and PSU is important on the fact that what percentage of your portfolio. But मैं दोनों में invest करना चाहूँगा. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि only private. PSU companies also have good amount of value and they are also growing well. SBI, Bank of Baroda. Banking पे हमारा view always positive रहा है and we continue to retain that positive view, क्योंकि अगर इंडिया में ग्रोथ आना है without the banking sector it is absolutely impossible. In this current budget amendment जो आया उसमें गवर्नमेंट ने बैंकिंग को एक और बेनिफिट दे दिया जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था डेट एंगल से. They have removed that long term capital gains tax and put it on parity with banking. So जो पैसा FDs के बदले म्यूचुअल फंड्स में जाता था to get that long term capital gains, have lower tax या indexation benefits लेके कर, so a lot of that money may now start flowing back into banks instead of going into debt mutual funds. And वो money अगर banks में FD, savings accounts, current accounts में रहते हैं, so that is great for banks because that is the money that then the bank can lend forward. So banks will get some amount of benefit. Second thing, जो interest rate hike जो continues हो रहा था वो change हो गया. We've seen the first time the RBI governor has taken a very good call of not increasing interest rates but letting it see कि जो past interest rates बढ़े हैं उसका impact कैसे आएगा, because it always takes time. ऐसा नहीं कि मैंने आज 25 basis interest rate hike कर दिया तो कल से economy में inflation कम हो जाएगा. It takes its time. So we've seen quite a few hikes and we have to give it time for these hikes to start playing out. Now, जब interest rates नहीं बढ़ते हैं, it allows the bank to actually do business planning better on what they should lend at,
what tenure of maturity, all of these things. Plus, it stops compressing their NIMs. In fact, jab interest rate, when they start going down, they will actually get some of the benefits of it. It's not going to happen now. It will take some time, but it will continue to happen. So banking, there are some positives. Like I said, growth is still great. Interest rate hikes are behind us. Deposit base can grow. So these are good positives. Abhi, when we go to a stock level, HDFC Bank mein, if you see, काफी valuation compression हुआ है. If you look at HDFC Bank over the last 2 years, जो 4 times price to book value पे चलते थे, it has come down to almost 3.2 times. So there has been some valuation compression, which is good. I'm not saying valuation cheap hai, but it is relatively cheaper than what historical is. So we feel that HDFC Bank is a great investment if somebody has a 2 to 3 year view. But agar you want multiple returns, then you got to go down the value chain. And in fact, ICICI or Axis is good, but again, a lot of the positives play in with. Where the positives have not played in is the slightly smaller private sector banks, Federal Bank, IDFC First Bank. And actually, आपके channel पे हम लोग ने काफी बार बोले IDFC First Bank is one of our top picks of the industry for the simple reason that they're going to be growing the loan book quite well. उनका banking deposit base काफी छोटा है compared to a lot of the other banks, so they are able to pay a higher savings account rate and able to attract a lot more large ticket saving account kind of position. So we feel that IDFC First Bank is growing the loan book quite well. Problem points सब पीछे हो गए, expanding its retail franchise quite well. They will get cost optimization going forward. So you will see a re-rating in IDFC First Bank, and we believe that 1.5 year, we won't be surprised to see 100 rupee target on the stock. And on the PSU side, हमने बोला SBI is something that we like. We believe they are growing, and Bank of Baroda on the smallest, and it's not smaller, but the second tier of PSU. Hemen sir, 3 stocks: ITC, HUL, and Nestle. ITC at 405. This stock has really surprised everybody. जितने टिप्पणियां इस स्टॉक ने सुनी है उतनी किसी ने नहीं सुनी होगी, पर now it's outperforming. क्या लगता है आपको? Out of the 3, which stock will be better? तो जी ITC 450 पहला स्टॉप है, उसके बाद 500 है, बीच में 2.5-3 साल जैसे आपने बताया गीतू जी कि बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस रहा है, रफली 2017 से 2020 तक, एंड नाउ रेगुलर ऑल टाइम हाई कायम करते रहता है गीतू जी, और छोटे करेक्शन दे रहा है. अगर आप क्वार्टरली, ईयरली, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल अप ट्रेंड में है. एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. अगर FMCG इंडेक्स भी देखेंगे गीतू जी तो वो ब्रेकआउट देने के मूड में है, काफी टाइम कंसोलिडेशन पे खड़ा है. तो पूरा सेक्टर ही मुझे लग रहा है एटलीस्ट मीडियम टर्म में अच्छा करेगा. बट कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, आई थिंक ITC हैज अ लॉट मोर अपसाइड टेक्निकल पैरामीटर्स पर. यहाँ से भी गीतू जी. Vivek is back. Unmute your mic, please. Yeah. Sorry. समीर सर, अगर हम देखें तो यूएस में इस बार थोड़ा प्रॉब्लम डेट सीलिंग का बढ़ता जा रहा है. सर कैसे देख रहे हैं इसको? एवरी टाइम ये डेट सीलिंग आता है, कांग्रेस में डिस्कशन होता है, वो डेट सीलिंग बढ़ जाता है एंड द प्रॉब्लम गेट्स रोल्ड फॉरवर्ड. तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी डिफरेंशिएशन इन दैट इन दिस टाइम आल्सो. थोड़ा नॉइज आएगा, थोड़ा मार्केट में करेक्शन होएगा, बट don't expect anything major to come. It will all pass through. They're not going to allow the US government to stop borrowing money. क्योंकि सर कल देख रहे थे कि वहां पर जो टी-बिल की यील्ड थी वो 22 साल के हाईज पर चली गई थी, और काफी कुछ कमेंट्री आ रही थी क्योंकि $31.5 ट्रिलियन पर उनकी ऑलरेडी सीलिंग पहुंच चुकी है, और उसके ऊपर अगर उनको बढ़ाना होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हर बार आता है. नॉइज तो डेफिनेटली रहता है. इस बार इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्चुअली विवेक, इफ यू गो बैक एंड सी ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे US government had reached the debt ceiling. Donald Trump for 1.5 months shut the government. He did not sign the bill that allowed them to increase the debt ceiling because he wanted to build his wall at the Mexican border, and they were not giving him budgets for that. But eventually it has to pass through, because if you don't have it, then the government staff don't get paid. So I don't think जब हम election के time पे जा रहे हैं, I don't think the Democrats want to take a chance
saying that, look, we are going to not increase the debt ceiling, start doing cuts in spending, start doing all of these, they will pass it. Yes, it's a problem जो है, like I said, थोड़ा आवाज यहाँ वहाँ सब लोग बनाएंगे, but end of day it is going to pass. Exactly. हेमेन सर, साइंट एंड मेस्टेक ये दोनों मिड कैप आईटी से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द गुड रिजल्ट्स. कैसे देख रहे हैं? और कोई मिड कैप आईटी जो आपको पसंद आ रहा हो इन दोनों, और इन दोनों पर आपकी राय? सैंड काफी चला है, आउट परफॉर्मेंस जरूर रहा है विवेक जी. सो फ्रेश लेना आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 700 वाला ऑलमोस्ट ये 1100 हो चुका है स्टॉक. तो एक एक्सैक्ट सॉफ्ट था, लेकिन वो भी बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है विवेक जी. सो फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ पर्टिकुलर स्टैंड आउट नहीं हो रहा है. इंटेलेक्ट वगैरह ओवरसोल्ड है, लेकिन प्राइस एक्शन बिरला सॉफ्ट 2-3 बार ब्रेकआउट की कोशिश की, वो फॉलो अप नहीं हुआ. तो पर्टिकुलरली कोई मिड कैप में आईटी एटलीस्ट मुझे करंटली तो नहीं दिख रहा है विवेक जी. समीर सर, जीएलआर की जो ईवी स्ट्रेटजी है उसको लेके मार्केट काफी पॉजिटिव है, और जो उनकी वॉल्यूम परफॉर्मेंस है उसको लेके भी जो पार्टिसिपेंट्स है वो काफी खुश है. टाटा मोटर्स एट दीस लेवल्स आपको अच्छा लगता है? सो हम लोग पॉजिटिव है टाटा मोटर्स पे, बट जो आपने जो बोला जेएलआर की ईवी स्ट्रेटजी जो है, it is still going to take time. They're talking of 2024-25 when the big models will be launched. I don't think we need to start factoring in all of the positivity. और ये टाइम से 2025 तक many other companies like Volvo, Ford, everyone is entering the EV space. Mercedes, BMW, premium cars, everybody, Audi. So it's going to be business as usual. Yes, you will have some electric vehicles. Yes, you will have some petrol and diesel vehicles. You will still be competing in the market. Just because EV launch ho rahi hai does not make it a buying opportunity. What makes it a buying opportunity, or when we think ki there's a good, investment rationale, is if the traction of the EV sales starts happening from 2024-25. India mein, in the Indian passenger vehicle market, we can actually see they're doing well when it comes to the Tata Nexon EV or the Tiago EV. Scope to grow is quite good. They are on the lower end of the pricing band, which is something that people like. So I think India business of Tata Motor private vehicle, electric vehicle business is something more to focus on rather than JLR. No doubt JLR mein profitability zyada aati hai, so everyone focuses on that, because at the end of the day, valuation is a based on profitability. But I still think it's going to be a while. Or agar some of the global economies like Europe, US are still struggling with growth, inflation, higher cost of borrowing, we may not see ki wahan pe traction zyada rahe, and that may mean that again you will get a chance to buy Tata Motor at a lower price. So don't be in a rush to buy. You'll get an opportunity to buy it around the 380-400 levels in the next 2-3 months. एक चांस आ जाएगा. हेमेन सर, दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, JSW स्टील एंड टाटा स्टील. आज दोनों में दबाव देखने को मिल रहा है. करीबन 2% की गिरावट टाटा स्टील में है, एंड 1.5% की गिरावट इसमें JSW स्टील में देखने को मिल रही है. उठापटक बिल्कुल जारी है. थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज चाइना से निकल के आती है तो मेटल्स दे स्टार्ट सर्जिंग. आज दबाव है, क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकली गीतू जी, टाटा स्टील की बात करें तो जब से वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, आई थिंक पूरा मोमेंटम खत्म हो गया. तो मतलब तब से अभी तक आप देखेंगे तो बहुत ही लेजी मूव्स देता रहता है. लेवल्स की बात करें तो 110 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है. आसपास में 55 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है. तो अगर आप देखेंगे 110.40 परसों किया था, वहां से करेक्टिव फेज है. और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5-6 हफ्ते का यही रेंज है, 110-102. तो खास कुछ लगता नहीं है. एंड आई मीन कोई बड़ी गिरावट भी करंटली नहीं दिख रही. हाँ, और अगर उसको चलना है तो 110 के ऊपर एटलीस्ट 3 दिन या वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आनी जरूरी है. JSW स्टील की बात करें तो यस, इट इज वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स, और गिरावट भी बहुत कम हुई है.
बड़ी रेंज में है 520, 780, और ये लास्ट 2.5 साल से यही रेंज चल रही है गीता जी। बायस ओके आज 2-3 दिन तक घट रहा है, लेकिन सेटअप अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स पे थोड़ा पॉजिटिव है। 690 का सपोर्ट है। आई एम नॉट श्योर इट्स वेरी ट्रेडेबल। एक हिंडाल्को ने रिकवरी दी, लेकिन वो भी कुछ 30-40% के करेक्शन के बाद। आई थिंक मेटल थोड़े अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जो भी बाइंग आता है फॉलो अप होता नहीं है गीतो जी, और आफ्टर सम प्रॉमिस वापस कूल ऑफ हो जाते जैसे आपने बताया। समीर सर, यूएस में देखें तो अभी तक S&P 500 की 16% कंपनी रिजल्ट्स घोषित कर चुकी हैं। उसमें से 76% कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स को बीट किया है जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी, ऐसा डेटा आ रहा है। सर, इंडिया में अभी तक आपको कैसा लगा डेटा जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं? So, अगर आप देखने जाए तो टेक कंपनीज हैव प्रीटी मच बिन द जिसने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बिलो अ लॉट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, सो फार दे हैव बीन सबपार, बट मेरे हिसाब से yes, you will see some amount of disappointments in this quarter's numbers, क्योंकि you know a lot of the expectation is built in for certain X amount of growth जो होने वाला नहीं है, because India is also slowing down. If you go to see the Q4 actual growth, if you see, was a little bit lower and slower, and we believe that this is going to remain the case. So expect further downgrades. In fact, जब हम लोग ने start किया था expectation of FY24 Nifty EPS, I think expectation originally was 980 rupees, which has now been brought down. Consensus has now been brought down to 950. And I get a feeling that we will see this Boeing consensus will probably come down to 930, 920 odd levels in the next 6 months. एक बार वो consensus नीचे आ जाता है, then it becomes possible for us to start maybe beating the index. I mean, beating expectation. But I still think expect in India we will continue to be a little below expectation. मैंने आपको बोला Reliance Industries I'm expecting is slightly below target expectation and results. Let us see how it goes. देखेंगे आज शाम तक मालूम हो जाएगा क्या हुआ। हेमेन सर, आपकी कोई टॉपिक्स? Yes, I have a feeling from a slightly trading point of view, long term बजाज ऑटो और डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क फार्मा, ये 3 स्टॉक्स है जो मंथली चार्ट पे पॉजिटिव हो चुके हैं और मार्केट का इतना कुछ ठिकाना नहीं है। आई स्टिल फील ये जो मूव है जो मैं मिड में तक बोल रहा हूँ, या शायद 18,200 भी आए, आई स्टिल फील ये रिकवरी है, रैली नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ये स्टॉक्स हैं, और इन द मतलब अगर आप 3-4 हफ्ते का व्यू ले तो मुझे एशियन पेंट ओवरसोल्ड लग रहा है, तो वहाँ पे ट्रैक्शन आना चाहिए। और दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक। हालांकि बैंक निफ्टी करेक्टिव फेज में है, पीएसयू बैंक्स इतने चले नहीं हैं। इनफैक्ट शायद पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं, बट जो हिसाब से बैंक निफ्टी की स्थिति है नेक्स्ट 2-4 दिन तो शायद थोड़ा तो पिटेगा बैंक निफ्टी। तो ये ऑन बाई डिक्लाइन रहना चाहिए कॉल स्टेट बैंक में। विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। समीर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। विवेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो आज के लिए इतना ही, मंडे को फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता।